हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक और जीनस के बारे में जिसका नाम है एस्ट्रेला। तो एस्ट्रेला का सबसे पहले हम देखेंगे इसके सिस्टमिक पोजीशन के बारे में, देन हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटेट के बारे में, देन हम बात करेंगे इसके गैमेटोफाइट के बारे में, देन स्पोरोफाइट और इसके लाइफ साइकिल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में पर्टिकुलर आज हम एस्ट्रेला को पूरी पूरी तरीके से ओवरऑल देखने वाले हैं। तो चलिए मूव करते हैं लेक्चर की तरफ और बात करते हैं जीनस एस्ट्रेला के बारे में। तो सबसे पहले इसके सिस्टमिक पोजीशन के बारे में बात कर लें तो ये डिवीजन मार्केंसियोफाइटा से बिलोंग करता है। क्लास इसका मार्केंसियोप्सिडा है। देन उसके बाद ऑर्डर जो है मार्केंसियल्स है। देन फैमिली इसके बाद इसकी जो है वो है एकोटेनिएसी। देन जीनस हमारे पास है एस्ट्रेला। तो एस्ट्रेला को देखने वाले हैं, यहाँ पे हमने एक एस्ट्रेला का डायग्राम रखा हुआ है जिससे कि आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो एस्ट्रेला आर कॉमनली नोन एज स्टार वर्ड्स, तो इसको हम स्टार वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं एस्ट्रेला को। द जीनस हैज ए ब्रॉड बट समवॉट स्कैटर्ड ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर इस जीनस की हम बात करते हैं पर्टिकुलर एस्ट्रेला की, तो एस्ट्रेला जो होता है वो ब्रॉड होता है, यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला ये प्लांट होता है। लेकिन जो इसका ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन है ये बहुत सारी जगहों पर क्या होता है, बहुत जगहों पर ये स्कैटर्ड मैनर में पाया जाता है, लेकिन कहीं पाया जाता है कहीं नहीं पाया जाता है। इस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ग्लोबली इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है। Specialized species are terrestrial and typically grow on a mineral soil in the surfaces of rocks or on disturbed grounds। तो हमारे पास जो एस्ट्रेला की स्पीसीज है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज, ये कैसी होती है। एक तो ये टेरेस्ट्रियल होती है, यानी कि सतह पर पाए जाने वाले स्पीसीज है, ये हमारे पास प्लांट होते हैं। और ये टिपिकली ग्रो करते हैं कहाँ पे, जहाँ पे मिनरल सॉइल्स की अधिकता होती है, यानी कि जहाँ पे मिनरल सॉइल्स अबंडेंट अमाउंट में होते हैं वहां पे ये ग्रो करती है। और ये सर्विसेज ऑफ रॉक्स में भी ग्रो करती है, यानी कि जो रॉक के अंदर जो दरारें होती हैं, जो उनके अंदर सर्विसेज होती है, उसके अंदर भी ये ग्रो कर जाते हैं। और तो और जहां पे डिस्टर्ब ग्राउंड्स होते हैं वहां पे भी ये ग्रो करते हैं। स्पीसीज आर फाउंड इन टेम्परेट, बोरियल एंड अल्पाइन जोन्स अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। तो हमारे पास बात ये कर रहे हैं कि ये टेम्परेट रीजन में पाया जाता है, बोरियल रीजन्स में और अल्पाइन जोन्स में देखने को मिलता है। और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में इस जहां पे कुछ इस तरीके की हमारे पास एटमॉस्फेरिक कंडीशन होगी उसमें ये ग्रो कर जाते हैं। They typically grow in depressed intermovement patches, are from partial rosette on soil on rocks, presenting as flat ribbon-like structure known as thalli। तो ये थैलाई के रूप में ग्रो करते हैं। और कहाँ पे ग्रो करते हैं, जैसे कि हमने बात किया कि ये मिनरल सॉइल्स, सर्विसेज ऑफ रॉक्स और डिस्टर्ब ग्राउंड्स में भी ग्रो करते हैं। तो ये कहाँ ग्रो करते हैं, ये ग्रो करते हैं जहाँ पे डिप्रेशंस देखने को मिलते हैं, कहाँ पे इंटरवूमेंट पैचेस के रूप में ग्रो करते हैं, या पार्शियल रोजेट के फॉर्म में भी ये ग्रो करते हैं। और तो और ये सॉइल और रॉक्स के ऊपर भी ये ग्रो करते हैं। और ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एक थैलाई के रूप में ये जाने जाते हैं या पहचाने जाते हैं। देन ये हो गई बात इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। देन हम लाइफ साइकिल के अगर इसके इसके बारे में बात करें तो लाइफ साइकिल अल्टरनेट्स बिटवीन ए डोमिनेंट हैप्लॉइड गैमेटोफाइट एंड ए स्मॉलर डिपेंडेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। तो इसकी लाइफ साइकिल जो होती है वो दो फेजेस में कंप्लीट होती है। एक हमारे पास गैमेटोफाइट जनरेशन होता है और दूसरे हमारे पास स्पोरोफाइट जनरेशन होता है। जो गैमेटोफाइट जनरेशन होता है वो कैसा होता है, वो डोमिनेंट होता है, हैप्लॉइड होता है। और ये कैसा होता है, ये जो गैमेटोफाइट होता है ये इसका मेन जनरेशन होता है। देन उसके बाद इसकी एक और फेज होती है जिसको बोलते हैं हम स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट इसका होता है स्मॉलर होता है, छोटा होता है और डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट के ऊपर और ये डिप्लॉयड होता है। देन मार्फोलॉजिकल फीचर ऑफ बोथ जनरेशंस आर क्रूशियल फॉर टेक्सोनॉमी। और अगर हम देखते हैं कि दोनों के मार्फोलॉजिकल फीचर की बात करते हैं तो मार्फोलॉजिकल फीचर से ही हम इसके टेक्सोनॉमी की बात कर लेते हैं, यानी कि हम जो इसका प्लांट का डिविजन्स है, यानी कि अलग अलग प्लांट की स्पीसीज हैं, इसी वजह से ये जाने जाते हैं कि इनका मार्फोलॉजी जो होता है, मार्फोलॉजिकल फीचर जो होता है वो डिफरेंट होता है एक दूसरे स्पीसीज से। यानी कि अलग अलग डिफरेंट टाइप की स्पीसीज जो होती हैं वो अलग अलग तरीके से दिखाई देती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके गैमेटोफिटिक जनरेशन के बारे में, जो कि ये हैप्लॉइड होता है, यानी कि एन इन नंबर में होता है। द गैमेटोफाइट इज द कॉन्स्पीसियस फोटोसिंथेटिक प्लांट बॉडी। तो गैमेटोफाइट हमारी कैसी होती है, कॉन्स्पीसियस होती है, फोटोसिंथेटिक प्लांट बॉडी होती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस ये परफॉर्म कर जाते हैं गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। गैमेटोफाइट की अगर हम बात करते हैं तो गैमेटोफाइट जो होता है एस्ट्रेला का मेन लाइफ साइकिल का स्टेज माना जाता है। देन गैमेटोफाइट के बारे में ही अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम थैलस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, इसका थैलस कैसा होता है। तो थैलस इज ए वेजिटेटिव बॉडी ऑफ द गैमेटोफाइट। तो ये जो होता है गैमेटोफाइट का वेजिटेटिव बॉडी माना जाता है। देन इट्स फीचर्स आर की टू जेनरिक एंड स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। और इसका जो थैलस का स्ट्रक्चर है इसी वजह से ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के जो हमारे पास स्पीसीज होते हैं एस्ट्रेला के वो अलग अलग तरीके से मॉर्फोलॉजिकल वो शो होते हैं, यानी कि बाहर से देखने में वो अलग तरीके से दिखाई दे सकते हैं।
तो उनका जो आइडेंटिफिकेशन है, वो की फीचर है, वो हम गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी से उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो थैलस स्ट्रक्चर में ही हम बात कर लेते हैं जैसे ओवरऑल फॉर्म एंड ब्रांचिंग की बात, कि कैसा ये दिखता है और इसकी ब्रांचिंग पैटर्न कैसी होती है। तो द थैलस ग्रोज प्रोस्टेट फॉर्मिंग डिप्रेस्ड इंटरवुमेन इंटरवुमेन मैट्स आर पार्शियल रोजेट। तो ये थैलस जो होती है वो कैसी ग्रो करती है, प्रोस्टेट ग्रो करती है, यानी कि सीधी ग्रोथ होती है। डिप्रेस्ड मैनर में इसका ग्रोथ होता है, यानी कि डिप्रेशन के जैसे इसका ग्रोथ देखने को मिल जाता है। और इंटरवुमेन मैट्स के तरीके से, यानी कि जैसे कोई एक चटाई की तरीके से इसका ग्रोथ होता है, मैट जो होती है उस तरीके से ग्रोथ हो सकता है, या तो ये पार्शियल रोजेट फॉर्म में इनका ग्रोथ हो जाता है। ब्रांचिंग इज प्राइमरली डाइकोटिमस, यानी कि जो इसकी ब्रांचिंग पैटर्न होती है वो डाइकोटिमस भी होती है, जैसे कि हम जो दूसरे ब्रायोफाइट्स हैं, जो मार्केंसियल्स के मेंबर्स हैं, उसकी ग्रोथ जैसे देखने को मिलती है। तो प्राइमरली वो डाइकोटिमस में ही ग्रोथ फॉर्म करते हैं, यानी कि जो इनकी ब्रांचेस होती है वो दो इक्वल फॉक्स में डिवाइड होती है या ब्रांचेस में डिवाइड होती है। थ्रू सम स्पीसीज में आल्सो एग्जिबिट इंटरकैलरी ब्रांचिंग फ्रॉम ओल्डर पार्ट ऑफ द थाइलस, और कुछ स्पीसीज इसकी ऐसी भी होती हैं कि उसमें हमको इंटरकैलरी ब्रांचिंग पैटर्न भी देखने को मिलता है, जो पार्ट ओल्डर हो जाते हैं थाइलस के। तो इस तरीके से हमने जैसे बात किया कि जो एस्ट्रेला की स्पीसीज है, अलग अलग टाइप की स्पीसीज है, वो अलग अलग तरीके की ग्रोथ जो हमारे पास मार्फोलॉजी है वो शो करती है। देन इसका डॉर्सल सरफेस की अगर हम बात करते हैं, तो द अपर सरफेस इज टिपिकली ग्रीन एंड कंटेन्स ए सिस्टम ऑफ इंटरनल एयर चैम्बर्स दैट ओपन टू द आउटसाइड वाया कॉम्प्लेक्स पोर्स फैसिलिटेटिंग गैस एक्सचेंज। तो यहाँ पे जो इसकी अपर सरफेस होती है, यानी कि हम डॉर्सल सरफेस की बात कर रहे हैं, तो ये टिपिकली ग्रीन कलर की होती है। और इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे इंटरनल एयर चैम्बर्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, जो कि ये जाकर के एक कॉम्प्लेक्स पोर के अंदर ये जो होता है वो ओपन होता है। यानी कि आउटसाइड में अगर हम देखेंगे डॉर्सल सरफेस का, अगर हम टीएस काट करके देखेंगे, तो उसमें बहुत सारे हमारे पास जो पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एयर चैम्बर्स और एयर पोर्स के नाम से जानते हैं इस तरीके से, जो कि ये गैसियस एक्सचेंज के लिए क्या होती है, फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। देन अगर हम वेंट्रल सरफेस की बात करेंगे, तो वेंट्रल सरफेस को ही हम लोअर सरफेस के नाम से भी जानते हैं। तो द लोअर सरफेस इज टिपिकली पर्पलिश एंड बियर्स स्ट्रक्चर फॉर एंकरेज एंड वाटर एब्जॉर्प्शन। तो लोअर सरफेस जो होती है वो पर्पल कलर की टिपिकली दिखाई देती है। ज्यादातर जो एस्ट्रेला की स्पीसीज हैं वो पर्पल कलर के जो इसका वेंट्रल सरफेस होता है वो दिखाई देता है। और ये क्या करते हैं, एंकरेज और वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए इनके पास वेंट्रल सरफेस पे स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय two rows of ventral scales which are described as lunate crescent shape to ovate। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंकरेज और वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होती है, वो होती है हमारे पास राइजॉइड्स और स्केल्स। तो इसकी जो स्केल्स होती है वो हमारे पास दो रो में स्केल इसकी डेवलप होती है। जैसे कि हम बात करते हैं, इस स्केल का डेवलपमेंट जो होता है लूनेट शेप का हो सकता है, जिसको हम क्रिसेंट शेप भी बोलते हैं, या ओवैट फॉर्म में ये डेवलप हो सकते हैं। दीज स्केल ऑफन कंटेन्स स्कैटर्ड ऑयल सेल्स। जो स्केल्स होते हैं इसके, उसमें हमारे पास कुछ स्कैटर्ड ऑयल सेल्स जो होते हैं ये कंटेन करके रखता है। ईच स्केल्स बियर वन और टू अपेंडेजेस, और एक एक जो पर्टिकुलर स्केल्स होते हैं उसके पास एक या दो अपेंडेजेस जो होते हैं वो उसको कंटेन करके रखता है। These appendages are typically triangular to accumulate hyaline, white or purplish and are notable not only scalarly constricted at their base। तो हमारे पास जो appendages इसके होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ट्रायंगुलर शेप में होते हैं, और ये ट्रायंगुलर शेप में भी हो सकते हैं, एक्यूमुलेट हो सकते हैं, हाईलाइन शेप हो सकते हैं, इनका कलर व्हाइट हो सकता है या इनका कलर पर्पल हो सकता है। और ये केवल केवल इसके बेस से लगे हुए नहीं होते हैं, ये इसके बेस के अलावा भी ये पाए जा सकते हैं इसके प्लांट बॉडी में। देन ये हो गया हमारे पास वेंट्रल सरफेस के बारे में बात हो गई। देन अब हम इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एस्ट्रेला का होता है, एस्ट्रेला कैन बी आइदर मोनोसियस हो सकता है आर डायोसियस। ये ट्रेट दैट वेरीज बाय स्पीसीज टू स्पीसीज। तो एस्ट्रेला जो हमारे पास प्लांट है वो हमारे पास मोनोसियस भी हो सकता है और डायोसियस भी हो सकता है। मोनोसियस कहने का मतलब क्या होता है, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो सेम प्लांट पे ग्रो करते हैं। वहीं डायोसियस का मतलब हमारे पास ये होता है कि जो मेल और फीमेल प्लांट्स जो हमारे पास पार्ट होते हैं वो सेपरेट प्लांट पे ग्रो करते हैं। तो ये दोनों तरीके से हो सकते हैं, मोनोसियस भी हो सकते हैं और डायोसियस भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है स्पीसीज टू स्पीसीज। देन हम इसके एंथ्रीडियम के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको हम मेल स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। तो द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर कॉल्ड एंथ्रीडिया। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम एंथ्रीडिया के नाम से जानते हैं। इन एस्ट्रेला these are sessile, not stalked, and appear as either diffuse dorsal patches or papillae
और ऑन डिस्क्रीट थिकेंड पैड्स। तो हमारे पास जो ये एस्ट्रेला के अंदर जो डेवलप होता है एंथ्रीडिया, वो कैसा होता है, वो सेसाइल होता है। और सेसाइल के साथ साथ ये कैसा होता है, ये आइदर डिफ्यूज हो सकता है डॉर्सल पैचेस के रूप में, या तो वो पैपिली के रूप में वो पाया जा सकता है, या डिस्क्रीट थिकेंड पैड्स जो होते हैं पैड्स के फॉर्म में उनका डेवलपमेंट हो जाता है। तो अलग अलग स्पीसीज में ये अलग अलग तरीके से जो एंथ्रीडिया होती है वो अलग अलग तरीके से भी दिखाई देती है। दे आर ऑफन पर्पलिश एंड मे बी सराउंडेड बाई स्मॉल स्मॉल सुबलेट आउल शेप स्केल्स। तो यहाँ पे हमारे पास कैसी होती है, ये एंथ्रीडिया पर्पलिश कलर की होती है और ये सराउंड होती है किससे, छोटे आउल शेप स्केल से। तो यहाँ पे जो एंथ्रीडिया हमारी होती है वो एक कवरिंग से घिरी हुई होती है जिसको बोलते हैं हम स्केल, और स्केल्स कैसा होता है, छोटे होते हैं और आउल शेप होते हैं। देन गाइनोसिम की बात कर लेते हैं जिसको हम फीमेल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर कॉल्ड द आर्चिगोनिया। तो आर्चिगोनिया जो होती है वो हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है स्टेला की। आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्स्पिशियस। तो ये कैसी होती है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है और कॉन्स्पिशियस होती है। आर्चिगोनिया की अगर हम बात करते हैं तो आर्चिगोनिया आर बोर्न ऑन स्पेशलाइज्ड स्टॉक्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एन आर्चिगोनियोफोर। तो ये हमारे पास कैसी होती है, ये एक ब्रांचिंग के ऊपर डेवलप होती है जिसको बोलते हैं आर्चिगोनियोफोर। तो ये हो गया बात हमारे पास एंथ्रीडिया के बारे में और आर्चिगोनिया के बारे में। देन हम बात करेंगे आर्चिगोनियोफोर एंड कार्पोसिफेलम के बारे में। अब it is crucial to understand that the entire archigoniophore including the stalk and the apical receptacles is gametophytic tissue not part of the sporophyte। तो ये बात हो रही है कि इसको हमको ये बहुत ही क्रूशियल हो जाता है समझना कि हमारे पास जो पूरा का पूरा आर्चिगोनियोफोर का स्ट्रक्चर है जिसमें हम स्टाक को भी इंक्लूड कर रहे हैं, वो हमारे पास कैसी होती है, वो गैमेटोफिटिक टिश्यू होती है, स्पोरोफिटिक टिश्यू वो नहीं होती है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है हमारे पास कि जो हमारे पास आर्चिगोनियोफोर होते हैं वो कैसे होते हैं, वो गैमेटोफिटिक टिश्यू होते हैं। देन रिसेप्टिकल्स एट द एपेक्स इज नोन एज कार्पोसिफेलम। और इसी हमारे पास आर्चिगोनियोफोर के का जो रिसेप्टिकल होता है उसका जो एपेक्स होता है, एपेक्स पे हमारे पास जो होता है कार्पोसिफेलम जो होता है वो ग्रो करता है, यानी कि एक रिसेप्टिकल्स एपेक्स के ऊपर ग्रो करता है जिसको हम बोलते हैं कार्पोसिफेलम। अब ये कार्पोसिफेलम क्या होता है, इट इज ए टिपिकली बेल शेप डोम आर ओवेट एंड डेवलप 1 to 4 लोब्स ऑन इट्स अंडर साइड। तो अपने अंदर यानी कि कार्पोसिफेलम का स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे तो वहां पे 1 से 4 लोब जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, और इनका शेप कैसा होता है, या तो ये बेल शेप हो सकते हैं, या डोम शेप हो सकते हैं, या ओवैट हो सकते हैं। देन अगर हम क्लासिकल एग्जांपल की बात करते हैं एस्ट्रेला कैलिफोर्निका के बारे में, तो which are archigonia are initially fertilized on the upper surface of the young receptacles। तो जो हमारे पास आर्चिगोनिया होती है वो इनिशियली फर्टिलाइज हो जाती है जो अपर सरफेस होता है थैलस का उसके ऊपर, और वो यंग रिसेप्टिकल्स का फॉर्मेशन करती है, या यंग रिसेप्टिकल्स जो हमारे पास होते हैं उसी के ऊपर हमारे पास आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट इनिशियल स्टेज में हो जाता है। देन as the stalk elongates and the receptacles grow it inverts। तो जैसे ही हमारे पास स्टाक जो होता है elongate होता है और receptacles ग्रो करती है, ये तुरंत उल्टी हो जाती है, इन्वर्ट हो जाती है, और ओरिएंटिंग द डेवलपिंग स्पोरोफाइट टू फेस डाउनवर्ड्स। और जो हमारे पास डेवलपिंग स्पोरोफाइट होती है उसका जो ग्रोथ होता है वो डाउनवर्ड देखने को मिल जाता है। ये बात हो गई हमारे पास आर्चिगोनियोफोर और कार्पोसिफेलम के बारे में। देन हम बात करेंगे स्यूडोपेरियंथ के बारे में। तो ईच डेवलपिंग स्पोरोफाइट इज प्रोटेक्टेड बाय ए डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ए स्यूडोपेरियंथ। तो हमारे पास जब स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो उसमें एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, या प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है जो कि हमारे पास जिसको हम बोलते हैं स्यूडोपेरियंथ। स्यूडोपेरियंथ जो होता है ये पेल्टेट होता है, कोनिकल सीड्स होती है, और ये कैसी होती है, ये व्हाइट से लेकर के पर्पलिश के रेंज में ये डिफर हो सकती है अलग अलग प्लांट स्पीसीज में। और जो और सराउंड्स द कैप्सूल, और क्या करती है, कैप्सूल को ये सराउंड करने का काम करती है। कौन सी, स्यूडोपेरियंथ। तो कैप्सूल को सराउंड करने वाली जो हमारी लेयर है स्टेला में उसको हम बोलेंगे स्यूडोपेरियंथ, और वो कैसी होती है, व्हाइट भी हो सकती है, पर्पलिश भी हो सकती है, पेल्टेट और कोनिकल सीड्स होती है। Then a key feature of the genus is that this pseudoperianth splits longitudinally into 8 to 16 linear segments। और इस पर्टिकुलर जीनस की अगर हम बात कर रहे हैं एस्ट्रेला की, तो इसका जो की फीचर होता है इस जीनस का ये होता है कि जो स्यूडोपेरियंथ होती है वो स्प्लिट कर जाती है लॉन्गिट्यूडनली, और वो 8 से लेकर के 16 लीनियर सेगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाती है या टूट जाती है।
तो ये इस पर्टिकुलर जीनस का हमारे पास की फीचर है कि स्यूडोपेरियन जो होती है वो स्प्लिट हो जाती है लॉन्गिट्यूडनली। इस जीनस की ये खास बात है। कुछ स्पीसीज की अगर हम बात करते हैं तो दीज सेगमेंट्स रिमेन फ्यूज एट द एपेक्स व्हाइल इन अदर दे बिकम फ्री विद द एज। तो अलग अलग प्लांट स्पीसीज की अगर हम एस्ट्रेला के बारे में बात करते हैं तो इनके जो सेगमेंट्स होते हैं किसी में ये फ्यूज हो जाते हैं एपेक्स के पास में जाकर के, और किसी किसी स्पीसीज में ये कैसे होते हैं, फ्री होते हैं एज के साथ में। यानी कि जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है ये फ्री होते चले जाते हैं। तो ये हो गई बात हमारे पास स्यूडोपेरियन के बारे में। अब सेकंड हमारे पास जो लाइफ साइकिल का जो फेज है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफिटिक जनरेशन, जो कि हमारे पास कैसा होता है, ये डिप्लॉयड होता है, यानी कि 2 यानी नंबर में होता है। तो जैसे ही हमारे पास फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा, हमारे पास जैसे ही जाइगोट बनेगी, हमारा स्पोरोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो द स्पोरोफाइट डेवलप्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड रिमेन्स फिजिकली अटैच्ड टू इट एंड न्यूट्रिशनली डिपेंडेंट ऑन द फीमेल गैमेटोफाइट। तो स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट जो हमारा स्टार्ट होता है कब, फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद, और ये तब तक हमारे पास अटैच रहते हैं गैमेटोफाइट से जब तक कि इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए इनको डिपेंड रहना होता है। तो ये न्यूट्रिशन के लिए हमारे पास ये फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर ये डिपेंड रहते हैं। देन इट इज सिंपल स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ ए फूड, ये शॉर्ट सीटा, स्टाक एंड ये कैप्सूल। और इसकी स्ट्रक्चर जो होती है स्पोरोफाइट की वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, फूड, सीटा और कैप्सूल में। कैप्सूल के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो कैप्सूल इज स्फेरिकल एंड इज द साइट ऑफ मियोसिस वेयर डिप्लॉयड सेल प्रोड्यूस हैप्लॉयड स्पोर्स। तो कैप्सूल हमारी कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, और ये मियोसिस की साइट होती है, यानी कि मियोसिस हमारी यहीं से ही स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है, जहां पर जो डिप्लॉयड सेल्स होते हैं वो हैप्लॉयड स्पोर का प्रोडक्शन करते हैं, और यही हैप्लॉयड स्पोर्स जो होते हैं बाद में जाकर के गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो जब मैच्योर होता है हमारे पास कैप्सूल, तो कैप्सूल वॉल जो होता है डेhiscence हो जाता है, यानी कि कैप्सूल वॉल जो होती है ओपन हो जाती है और स्पोर को रिलीज कर देती है। इन एस्टेला द occurs via an irregular circumscissile split meaning a lid like portions break away। तो हमारे पास जो एस्टेला की स्पीसीज है उसमें irregular circumscissile splits होते हैं, यानी कि जो स्प्लिटिंग होती है वो irregular होती है, और जो लिड होती है यानी कि जो ओपनिंग होती है हमारे पास जो कैप्सूल की वो ब्रेक डाउन हो जाती है, जिससे कि स्पोर जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। और जब स्पोर रिलीज हो जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी का वो फॉर्मेशन कर लेगा, या तो वो मोनोसिस फॉर्म में जर्मिनेट करेगा या तो वो डायोसिस फॉर्म में जर्मिनेट करेगा। तो स्पोर की अगर बात करें हम, तो स्पोर्स आर द प्राइमरी यूनिट ऑफ डिस्पर्सल। तो सबसे पहला जो हमारे पास डिस्पर्सल की यूनिट होती है वो प्राइमरी यूनिट बोलते हैं स्पोर को। दे आर एरियोलेट मीनिंग देयर सरफेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल डिस्टिंक्ट एरियाज। तो ये एरियोलेट होती है। अब इसका मतलब ये होता है कि इसकी सरफेस जो होती है वो डिवाइड हो जाती है छोटे छोटे डिस्टिंक्ट एरिया में, और दीज एरियोल आर बॉर्डर्ड बाय पार्टीशंस दैट अपीयर एज ए विंग लाइक मार्जिन। तो हमारे पास जो ये एरियोल होता है वो बॉर्डर्ड हो जाता है एक पार्टीशंस के द्वारा, जो कि जैसे कि वो दिखाई देता है कि विंग लाइक मार्जिन उसमें डेवलप हो चुके हैं। तो हमारे पास स्पोर्स जो होगी वो हमारे पास जब वो हमारे पास टूटेगी या डिस्पर्स होगा स्पोर्स, तो हमारे पास क्या होगा, एरियोल का फॉर्मेशन होगा, और एरियोल जो होगा वो देखने में विंग लाइक मार्जिन उसमें दिखाई देने वाली हैं। Spores color is also highly diagnostic, varying from yellow to pale brown to dark brown or even purple in some species। तो हम जैसे स्टार्टिंग से बात करते हुए आ रहे हैं कि अलग अलग प्लांट स्पीसीज जो एस्ट्रेला की है, स्पीसीज की बात कर रहे हैं, तो वो अलग अलग डिस्टिंक्ट फीचर रखती है। तो हम बात करते हैं कलर की, स्पोर के कलर की, तो वो वेरी कर सकती है स्पीसीज टू स्पीसीज में। ये येलो भी हो सकती है, पेल ब्राउन भी हो सकती है, डार्क ब्राउन भी हो सकती है, और इवन पर्पल भी हो सकती है अलग अलग प्लांट स्पीसीज में। इलेटर्स की अगर हम बात करें तो मिक्स एमंग द स्पोर्स विद इन द कैप्सूल आर इलेटर्स। तो हमारे पास जो कैप्सूल बन करके आता है, जैसे मान लीजिए कि हम एक कैप्सूल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हम बनाते हैं, तो इस कैप्सूल के स्ट्रक्चर में हमारे पास जो होंगे स्पोर्स भी होंगे और इसी में हमारे पास इलेटर्स भी डेवलप हो जाएंगे। तो इलेटर्स और कैप्सूल जो होंगे दोनों एक दूसरे आपस में इसी कैप्सूल के अंदर जो होंगे वो मिक्स होंगे। These are sessile elongated cells with 1 to 3 helical spiral thickenings। ये कैसे होते हैं, इलेटर सेसाइल होंगे, elongated cells होती है जिसमें 1 से लेकर के 3 स्पाइरल थिकनिंग सेल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। They are hygroscopic, changing shape in response to humidity, which helps to flick the spores out of the capsule and facilitate their dispersal over a wide area। तो ये कैसे होते हैं, ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं और अपना शेप जो होते हैं वो चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो इनको ह्यूमिडिटी मिलती है वो, और उसके बाद ये क्या करते हैं, ये फ्लिक आउट हो जाते हैं स्पोर्स, इसकी सहायता से, किसकी हेल्प से, इलेटर्स की हेल्प से। यानी कि यही इलेटर्स जो होते हैं वो स्पोर्स डिस्पर्सल के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं।
इन एस्टेला इलेटर्स टिपिकली मेजर्स 120 टू 250 माइक्रोमीटर इन लेंथ। तो एस्टेला की हम अगर इलेटर्स की बात कर लेते हैं तो इसकी लेंथ जो होती है 120 से लेकर के 250 माइक्रोन मीटर लेंथ की होती है और ये वेरी करती है डिफरेंट डिफरेंट प्लांट स्पीसीज में, यानी कि एस्टेला के अलग अलग स्पीसीज में ये वेरी करती है। देन हम बात करेंगे इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो एस्ट्रेला स्पीसीज जो होती है उसके कुछ की फीचर्स हैं, जिसमें से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट की फीचर है एस्ट्रेला का। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्ट्रेला का की फीचर क्यों माना जाता है। तो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट नेगेटिव डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ एस्ट्रेला इज द एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट नेगेटिव डायग्नोस्टिक फीचर होता है एस्ट्रेला का कि इसमें जो होता है स्पेशलाइज एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, यानी कि इसमें कोई भी स्पेशल टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है। जैसे मेनी अदर कॉम्प्लेक्स थायरॉइड लिवरवर्ट्स सच एज वेल नोन जीनस मार्केंसिया प्रोड्यूस गेमा इन स्पेशलाइज्ड पल्स कप ऑफ एसेक्सुअल प्रोपोगेशन। जैसे कि हमारे पास अदर जो मार्केंसियल्स के मेंबर है, जैसे मार्केंसिया की बात कर रहे हैं तो मार्केंसिया में स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर का फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं हम गेमा। तो इस तरीके से जो गेमा का फॉर्मेशन हो रहा है, और गेमा क्या काम करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है। तो गेमा जैसा स्ट्रक्चर जो होता है वो एस्टेला फॉर्म नहीं करता है अपने एसेक्सुअल प्रोपोगेशन के लिए या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। Then the consistent lack of such structure in Estrella is a key trait that help distinguish it from related genera। तो ये हमारे पास ये जो लैक हो रही है, यानी कि जो इसमें कमी है ये चीज की कि इसमें जो है कोई भी स्पेशलाइज्ड सेक्सुअल स्ट्रक्चर जो होते हैं नहीं पाए जाते हैं इस एस्ट्रेला जीनस में। ये हमारे दूसरे जो जेनरा है इस हमारे पास जो मार्केंसियल्स के मेंबर है उससे इसको अलग करती है या डिस्टिंग्विश करती है। Asexual reproduction is limited to fragmentation of thallus, where older part die off and isolated growing tips develop into new plants। तो ये हमारे पास बात हो रही है asexual reproduction की। तो asexual reproduction जो होती है उसमें क्या हो जाता है, जो थैलस होती है वो फ्रेगमेंट में हमारे पास डिलिमिट हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, जो ओल्डर पार्ट्स होते हैं वो डाई ऑफ हो जाते हैं, और जो हमारे पास बचे हुए पार्ट्स होते हैं वो हमारे पास ब्रेक डाउन होकर के नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास ओवरऑल बात आज एस्ट्रेला के बारे में। तो एस्ट्रेला का कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय एसके सर। थैंक यू सो मच।